पुरानी पेंशन की बहाली के लिए देश भर में एक लंबा आंदोलन चल रहा है और हर स्तर पर कई ट्रेड यूनियन और संगठन इस मुद्दे को उठाए हुए हैं और जाहिर सी बात है कर्मचारियों के दबाव के बाद कई जगहों पर ये एक मुद्दा बना है राजनीतिक पार्टियों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल उसरी जो नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे जो एक मंच है उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता और नेता हैं। इसके अलावा वो रेलवे की ट्रेड यूनियन में काफ़ी समय से काम करते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो कार्यक्रम रहा जो इज्जत नगर मंडल में जो रेलवे के यहाँ के मनोरंजन सदन में ये कार्यक्रम जो पुरानी पेंशन बहाली का है, तो क्या पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो आपके इससे कैसे कनेक्ट करता है जो आपका आंदोलन है निजीकरण के खिलाफ? बिल्कुल, एकदम आपने सही सवाल किया है। देखिए, हम लोगों ने फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एक फोरम बनाया जो एनएमओपीएस के साथ मिलकर काम करता है। एनएमओपीएस के साथ अटेवा भी काम करता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई पेंशन की लड़ाई केवल स्टेट की नहीं है, केंद्र की भी है। तो जो सामूहिक एकता हमारी बन पाए केंद्रीय कर्मचारियों के साथ, राज्य कर्मचारियों के साथ, वो और अच्छा पेंशन जो अभी मांग है वो एक तरह से निजीकरण का ही एक हिस्सा है। और निजीकरण अगर होगा तो पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, उसका हिस्सा है। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद ही पुरानी पेंशन खत्म की गई है। तो हम ये मानते हैं कि निजीकरण की जो लड़ाई है बड़ी है, पेंशन भी उसका एक पार्ट है। इसलिए पेंशन पे लोग जागरूक हो जाते हैं, अपनी बात सुनते हैं। इसलिए पेंशन की बात करते करते हम निजीकरण की बात कर ले जाते हैं, क्योंकि बेचारी डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम पेंशन की बात करते हैं, तब ये बात भी करते हैं कि पुरानी पेंशन आपकी क्यों मिल रही थी और नई पेंशन आपको क्यों दी गई, क्योंकि विचार का मामला है। क्योंकि इसी देश में एक राज्य ऐसा है जहाँ पुरानी पेंशन अभी तक खत्म ही नहीं की गई। तो ये इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि पुरानी पेंशन जो दी गई थी वो मालिक हित की नहीं थी, वो मजदूर हित की थी। तो मजदूर हित की सरकारें भी होती हैं, विचारधारा भी होती है। इसलिए निजीकरण की लड़ाई, पेंशन की लड़ाई आपस में जुड़ी हुई है। अच्छा, लेकिन ये जैसे जो अमूमन बात होती है कि पुरानी पेंशन बहाली और बहुत सारे लोग जुटते भी हैं इस मुद्दे पर, लेकिन वो इसके अलावा किसी मुद्दे को लेकर उनकी कोई ऐसी समझ नहीं होती है। इसका क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, बिल्कुल सही सही सवाल है। लोगों को होता क्या कि जिस तरह का बाजारीकरण हो गया है समाज में, जिस तरह का उनको लगता है कि भाई हमसे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जब हम उनसे बातचीत करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, भाई जब पुरानी पेंशन आपको मिलती थी जिनमें आपके वेतन का आखिरी हिस्सा मिलता था, तमाम उसमें डीए भी लागू होता था। लेकिन जब नई पेंशन आई, ये तो बाजार आधारित हो गई है, शेयर पे आधारित हो गई है। तो आप समझिए कि निजीकरण का ही एक हिस्सा है। इसलिए आपको निजीकरण के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। और जब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हजारों लोग आपने देखा, तो हम लोगों ने निजीकरण की बात भी की ना यहाँ। ये सच बात है, आपने जो सवाल किया बिल्कुल जिंदा सवाल है कि जिस तरह का बाजार की पतन हुआ है, जिस लोगों की चेतना बाजार ने कमजोर किया है कि भाई एक जमाना था कि मजदूरों द्वारा मजदूरों के लिए मजदूरों की राज बनेगा, या जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार बनेगी। ये पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। कर्मचारियों ये बात आ गया, चूंकि पेंशन उनसे उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो हमें अपनी बात कहते हैं कि साहब देखो, पुरानी पेंशन जो थी वो तुम्हारे हित में इसलिए बनाई गई थी कि उस समय की जो सरकारें थी वो मजदूरों के द्वारा चुनी जाती थी। आज तो पूरी तरह कारपेट आ गया है। इसलिए मुख्य मुद्दा है निजीकरण। तो हमारी बात सुनते भी हैं। यहाँ भी हम लोगों ने देखिए एनपीएस और निजीकरण का पूरा बैनर पर लिखा हुआ है, निजीकरण। और हम ये मानते हैं कि निजीकरण की लड़ाई इसी बहाने लड़ी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आती है, आपने भी शायद महसूस की होगी कि जैसे जो वर्ग यहाँ पे जमा हुए, जिस तरह के पढ़े लिखे लोग और खाते पीते कहें कि सरकारी नौकरी पेशा ही थे ज़्यादातर लोग, और क्योंकि उनकी पुरानी पेंशन का मुद्दा है, बाकी तो उनकी तनख्वाहें तो ठीक ही हैं और उनका सामान्य जीवन स्तर भी बेहतर है। तो ये जो अभी जो तमाम जो सोसाइटी में ऐसे मुद्दे आते हैं जिनसे कि विभाजन का मुद्दे कह सकते हैं, सोसाइटी में विभाजन होता है, उन सारे मुद्दों में ये कहीं ना कहीं यही वो वर्ग है जो सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है, उस विभाजन को सपोर्ट करता हुआ ऐसा लगता है। क्या आपने महसूस किया है जैसे कि मान लीजिए सांप्रदायिक मुद्दे हो गए, जातिवाद का मामला हो गया, तो उसमें ये कहीं दूसरी जगह खड़े दिखाई देते हैं। इनको केवल पुरानी पेंशन चाहिए, लेकिन हाँ, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि और सांप्रदायिक कोई घटना होती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लीजिए ये श्रद्धा आफ्ताब केस जो हुआ है, इसको लेकर भी उनका मतलब वो हिंदूवादी राजनीति की, मुस्लिम संप्रदाय की, अंबेडकर उसको लेकर वो उनकी अपनी एक राय होगी जाति, ये सब क्या? नहीं, आपने देखिए बहुत क्लासिकल सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। ये सही बात है कि ये वर्गीय बात है, वर्गीय चेतना है। जब कर्मचारियों को शुरू के दौर में वेतन कम मिलता था, तमाम संघर्षों के बाद उनको सम्मानजनक जब वेतन मिला, तो उनका क्लास बदल गया।
तमाम सुविधाएं उनको मिली, तो यकीनन वो अपने आप को सेफ जोन में जब वो चला गया, तो उसकी ये डिबेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, यकीनन ये गंभीर बहस है। अच्छा, हम लोग जो लीडर थे, जो अगुवाई कर रहे थे, वो लोगों ने वैचारिक स्तर से या चेतना उनकी उन्नत नहीं किया कि जो सुविधाएं आपको मिली तमाम संघर्षों के बाद मिली हैं। और जब उसको सुविधाएं मिली, सम्मानजनक वेतन मिला, तो उसका क्लास बदला, तो अपनी सुविधाभोगी हो गया और उसकी वैचारिक चेतना और उन्नत होकर और आगे जाना चाहिए थी। इन सांप्रदायिक सवालों पर बात करनी चाहिए थी, जातीय प्रश्नों पे बात करनी चाहिए थी, संविधान में कैसे हकूक बने रहे इस पे बात करनी चाहिए थी। यकीनन एक कमजोरी आई, यानी इसमें मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन इसका हल भी यही है। अब जब उनके ऊपर सीधे हमला उन पे है, जब निजीकरण हो रहा है, सीधे उनका हमला है, यानी वो अगर नौकरी कर रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं, नारा भी है समान काम समान वेतन, वही काम वो कर रहे हैं, सरकारी उनको नौकरी मिली है, उनको जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, बेस सिक्योरिटी है, मगर उनको मान लीजिए किसी रिश्तेदार को या भाई परिवार को वही उसी तरह काम कर रहा है, उसको वेतन नहीं मिल रहा है, उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो ये विमर्श उनके अंदर अब आ रहा है। ये एक अजीब सी बीमारी नहीं लगती कि एक घर में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसका परिवार है और ठीक ठीक से वेतन पा रहा है, जबकि उसके घर में कोई बेरोजगार बैठा है, जो अभी पिछले दिनों हमने देखा पेट परीक्षा में 18 लाख लोगों ने, 13 लाख लोगों ने परीक्षा देने के लिए उतर गए, लेकिन उन्हीं के घर में इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती, भले ही उस युवा को भले ही हो जो कि उन 18 लाख में शामिल हो, लेकिन उनको कोई इस चीज़ की वो नहीं लगती, उन्हें लगता है बाकी सब ठीक चल रहा है। अभी यहीं हम मंच पे सुन रहे थे कि डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कर दिया, सिंगल कर दो इसको, सिंगल कहाँ से कर दो, स्टेट में सिंगल कर दो, मतलब उनको केंद्र पसंद है, इस टाइप की चीज़ नहीं, भावना है। देखिए ये बातें वो मुझे समझने की बात है, ऐसा नहीं है। ये साफ सी बात है कि इसीलिए हम लोग बार-बार कहते हैं, पेंशन को लेके जब लोग आते हैं आंदोलन में, हम लोग को सुनने को मिलता है। कभी-कभी वो बेरोजगार नौजवान बोलता है कि भाई इनको नौकरी मिल गई है, इनके पास जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, बेस सिक्योरिटी है, लेकिन हमको हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी बात क्यों नहीं उठाते हैं? और आप देखेंगे कि 2008 के बाद से 22 करोड़ लोगों ने नौकरी माँगी और 8 लाख लोगों को मिला, ये सच्चाई है। इसीलिए हम लोगों ने देखिए ये लिखा है, जो नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे में हमने कहा है कि ये भाई समग्रता से लड़ाई लड़ी जाती थी, अलग-अलग नहीं लड़ा जा सकता। किसानों के आंदोलन में छात्र भी गया, नौजवान भी गया, आम जनता भी गई। उसी तरह से इन जो नौकरी में लोग हैं, जो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी किसानों के बीच जाना चाहिए, उनको भी बेरोजगार नौजवानों के बीच जाना चाहिए, उनके साथ एकता जाहिर करना चाहिए, वरना वो अगर पेंशन पा भी जाएँगे, मान लीजिए पुरानी पेंशन पा भी गए, निजीकरण हो जाएगा, तो पेंशन कहाँ से मिलेगी? हमारे पास उदाहरण है ना 1971 का, कि राजाओं की पेंशन बंद कर दी गई कि नहीं बंद कर दी गई। और यही जनता कहे कि जब सब कुछ सार्वजनिक हो गया, खत्म हो गया, प्राइवेट रहेगा, तो कहाँ से आपको पेंशन मिलेगी? ये आपका विमर्श बिल्कुल सही है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है समग्रता में साथ, किसानों के साथ मजदूर, मजदूरों के साथ नौजवान, नौजवानों के साथ जो है सरकारी कर्मचारी, सब एक आए, चूँकि एक अकेला नहीं लड़ सकते हैं आप लड़ाई। किसानों ने अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाई। इसीलिए हम लोग जो रेल की नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश यही है कि कैसे रेल की निजीकरण की लड़ाई जनता की लड़ाई बने। कैसे वो सीनियर सिटीजन भी अपनी लड़ाई मान ले, क्यों कि वो 60 साल का था, उसको 100 रुपये का टिकट 60 रुपये मिलता था, महिलाओं को 50 रुपये मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। SC ST OBC है, इनको रिजर्वेशन मिलेगा, रेल का सरकारी रहेगा, अब नहीं मिलेगा। इसलिए समग्रता में इसको कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है, यकीनन वो प्रश्न सही है कि वो वैचारिकी कमजोर पड़ी है कर्मचारियों में। रिटायर्ड लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो है इन सारी चीज़ों को लेके उनका कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता उनका रुख, वो तो समझते हैं कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, भले ही वो पेंशन ले रहे हैं, भले ही उन्होंने अच्छी नौकरी की हो और सब कुछ ठीक रहा हो उनकी खुद की ऐसा जीवन नहीं, में। ऐसा मैं एकदम सहमत नहीं हूँ आपसे, ऐसा एकदम नहीं चूँकि किसान आंदोलन में हम लोग भागीदारी कर रहे थे, हमने देखा लाखों संख्या में सीनियर सिटीजन आया, तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि नौकरी की, मैं सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ जो रिटायर्ड हो। नहीं, सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी में बात कर रहा हूँ। रिटायर्ड कर्मचारी जो उनको पता है PFRD एक्ट पास हो चुका है। सरकारी जो परमानेंट कर्मचारी हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनको पता है PFRD एक्ट कानून पास हो चुका है। उनकी एक सीमा है, वो NPS की लड़ाई के खिलाफ जहाँ होती है भागीदारी करते हैं। एक बात जो बार-बार आप जिसको पूछना चाह रहे हैं, मैं बार-बार वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यकीनन वो बेचारी चेतना कमज़ोर पड़ी, इसको हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरह के तीखे हम सीधे उन पर हमले हैं, यानी उनका ने बेटा B.Tech कर लिया है, उनका बेटा B.Ed कर लिया है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो चिंता उनके है, इसलिए निजीकरण उनके लिए समस्या बन रहा है। पहले एक ही नारा, एक ही माँग, पुरानी पेंशन, अब तो हो गया निजीकरण, आपने देखा ना बैनर पर लिखा हुआ कि नहीं है? तो ये है, ये हम लोग कोशिश से हुआ, ये पहले नहीं था। हम लोगों ने कहा साहब कि आप पुरानी पेंशन पा भी जाइएगा, तो बचा के रखिए कैसे? जब आपका सार्वजनिक सेक्टर रहेगा ही नहीं। तो ये सही बात है, पुरानी पेंशन की लड़ाई के साथ-साथ निजीकरण के खिलाफ भी लड़ाई चलती रहनी चाहिए, हमारी कोशिश है और यही हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका काम, आपके यूनियन का काम जो है रेलवे में क्योंकि ज़्यादातर फोकस है, केंद्रित है, तो जो रेलवे में निजीकरण की जो प्रक्रिया है, इतनी तमाम विशाल यूनियन है, इतनी विशाल संख्या है, इसके बावजूद इस लड़ाई में जैसे बीच-बीच में कुछ ना कुछ बीच-बीच में ऐसी गेट मीटिंग हो गई, कुछ धरना प्रदर्शन हो गए, लेकिन ऐसी कोई समग्र लड़ाई होती हुई दिख नहीं रही है, इसका क्या कारण लग रहा है? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं, ये एक पक्ष है। मैं दूसरा पक्ष भी आपको बताना चाहता हूँ।
18 जून 2019 को 100 एक्शन प्लान आया था, आप जानते हैं, जिसमें 100 दिन के अंदर जो है उत्पादन इकाइयों का निजीकरण करना था। बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ से सांसद हैं, वहाँ हम लोगों ने शुरू किया 24 जून को पहली बार। और हम लोग जनता को बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट पर गए, हम लोग डिग्री कॉलेजों में गए और हम लोगों ने कहा साहब ये जो रेल का निजीकरण हो रहा है इससे तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। जनता की लड़ाई बनाई, हम लोगों ने नारा दिया संघर्ष आपके द्वार। रायबरेली, कपूरथला, पटियाला, चितरंजन और 8 तारीख को मावलंकर हाल में हम लोग गए और सभी लोगों को, जो रेल के सभी जितने संगठन हैं, सबको हम लोगों ने एक मंच पे बुलाया और कहा भाई रेल रहेगी तब क्या आपकी यूनियन रहेगी। और 100 डे एक्शन प्लान फेल हुआ। एक पक्ष ये भी है ना, एक पक्ष तो ये भी है कि जहाँ एकदम तमाम हमले हैं, रेल का निजीकरण हो रहा है, लेकिन वही एक पक्ष ये भी है कि 100 डे एक्शन प्लान फेल हुआ। ये सही बात है, जिस तेजी के साथ सरकार निजीकरण कर रही है, उस तेजी के साथ हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का जितना तीखा हमला है, उतना तीखा उसका प्रतिरोध हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध हो रहा है। आने वाले समय में ये प्रतिरोध तीखा होगा और बढ़ेगा। अच्छा, एक बात और अंतिम बात हम जानना चाहेंगे, निजीकरण की चलती हुई प्रक्रिया और जो रेलवे में जो ट्रेड यूनियन जो इलेक्शन है, जो उसकी मान्यता इलेक्शन है, वो ना होना, इसकी कोई संबंध लग रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो अभी सरकार ने 4 लेबर कोड बिल बनाए हैं, उसके अंदर ये रेल में भी उसने तय किया कि 51% की ये बने जो पाएगा मान्यता वगैरह का, ये खेल भी है एक तरह से ये खेल है। सरकारें चाहती हैं कि जो यूनियनें हों वो सरकारी यूनियनें हों, यानी सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाएँ। और मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक बड़ी महासंघ के महासचिव किस तरह जो इस समय सरकार है भाजपा की, उसके लिए वोट मांगते हुए लखनऊ में मंच सजा के उन्होंने वोट मांगा। ये बात सच है कि जो उनका काम कर रहा है, जब तक उनका काम कर रहा है तब तक वो चुनाव क्यों कराएंगे, क्योंकि जनता के बीच रेल कर्मचारियों के बीच बड़ा तीखा प्रतिरोध है उनको लेकर। कई जगह वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी कटनी में बताऊं, हम लोग कटनी में रेल कर्मचारियों का कार्यक्रम किया 16 अक्टूबर को। वहाँ कई हजार रेल कर्मचारी था, लेकिन वो दोबारा गए अभी 18 नवंबर को, लोग नहीं थे। तो लोगों में तीखी नाराजगी है, लेकिन सरकार चाहती कि रेल में ऐसी मान्यता प्राप्त यूनियनें रहें जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। अच्छा, जैसे बिल्कुल संबंध है। मान्यता का समय काल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन लंबे समय तक वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीजें सस्टेन है, वो मतलब बराबर बनी हुई हैं, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, आप जेन्युइन सवाल कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पहले आपने कोविड के नाम पे इसको टाला, लेकिन आप तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं ना। यही है कि वो जो यूनियनें हैं अभी काम कर रही हैं, वो सरकार के साथ हाँ में हाँ मिला रही हैं, इसलिए सरकार भी चाहती है कि ये बातें चलती रहें। नहीं, जैसे एक बात ये है कि चलिए मान लीजिए सरकार नहीं करा रही है, इलेक्शन नहीं करा रही है, लेकिन जिसका जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका है, तो उसको वही सुविधाएं लगातार उसको मेंटेन क्यों हैं? इस पर क्या आप लोग कोई सवाल नहीं उठा नहीं, रहे बिल्कुल हैं? हम लोगों ने लिखा है, हम कई लोग लिख रहे हैं, लगातार लिखा जा रहा है। लेकिन उसका जो शेड्यूल है, वो बाकायदे कोर्ट का उस पर निर्णय है। जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक उनको सुविधाएं मिलेंगी, ये कानूनन है। लेकिन हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, सुविधाएं उनको न दी जाएं, ये तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग की मांग है। लेकिन है ना कि जब जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है, इसलिए वो नहीं चुनाव करा रही है। क्या क्या उम्मीद लग रही है, इलेक्शन होने वाला है या नहीं देखिए, है? हम ये मानते हैं इलेक्शन हो चाहे ना हो, पहली बात तो समझिए। हम ये मानते हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाएगा तो बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा, ठीक है, कुछ सुविधाएं भी कटेगी ना। हम मानते हैं कि रेल कर्मचारियों के बीच, रेल जो कर्मचारी उसके के अंदर एक जो गुस्सा है, जो नाराजगी है रेल के निजीकरण को लेकर, उसकी सुविधाओं जो कटौती हो रही है, या जो लोगों को साथी काम करते हैं रात दिन, जब बताइए 2600 से ज़्यादा रेल कर्मचारियों ने शहादत दिया। कुछ लोगों को आपने कोविड वॉरियर का आपने फ़ायदा दिया, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिया। जब सब कुछ देश में बंद था, तभी रेल कर्मचारियों ने घूम कर अब रेलगाड़ियाँ चलाई और ऑक्सीजन पहुँचाया, खाद्य सामग्री पहुँचाया, उनकी सुविधाएं आप काट रहे हैं। ये कर्मचारी जिस दिन जग जाएगा, यानी कर्मचारियों की मान्यता मिल जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार की मान्यता मिलने से हम नहीं जानते कुछ बहुत बदलने वाला है, लेकिन कर्मचारी जो सोया हुआ है, जिस दिन वो जग जाएगा, सब सरकारों को मानना पड़ेगा। हमें 74 का आंदोलन याद रखना चाहिए। 74-75 के बाद कोई बड़ा आंदोलन हुआ भी नहीं है। और बिल्कुल हमने 100 एक्शन प्लान, हम आप सामने उदाहरण है। 100 डे एक्शन प्लान कौन लाया था? आदरणीय ये सरकार लाई थी ना, और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे लाए थे। 100 दिन के अंदर इनको रेल का निगमीकरण करना था, कर पाए क्या? आप इसको नोटिस करिए ना। और 50 साल में पहली बार हम लोगों ने 74 के बाद सबको एक मंच पे लाए, सबको एक मंच पे हम लोगों ने मावलंकर हाल में लाए। 100 डेज एक्शन प्लान कब लाया गया और उसके बाद कितने डेज निकल चुके हैं अब तक? देखिए, वो 18 जून को वो 2019 को आया था और हम लोगों ने उसको फेल कर दिया। कितना सैकड़ा दिन हो गया, लागू नहीं हो पाया ना, उस तेवर से लागू नहीं हो पाया जिस तेवर से आया था। तो ये एकदम ये कहिए कि पूरी घोर निराशा, ऐसा हम लोग समझ नहीं है। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये बात को, सरकार का हमला जितना तीखा है, उतना तीखा प्रतिरोध रेलवे कर्मचारियों की तरफ से, जनता की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं। ये सही बात है कि लगातार कई वर्षों से कर्मचारियों के बीच में पराये विचार के आने की वजह से उनकी वैचारिक चेतना कुंठ पड़ गई, यकीनन वो सुविधाभोगी हो गया, ये सच है। लेकिन अब इधर भी जब सीधे उस पर हमला है, उसके नौकरी पर हमला है, उसके पेट पर हमला है, तो उसकी भी वैचारिक में बदलाव आ रहा है और वो फिर से लड़ने को तैयार हो रहा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ 24x7 से बात करने के लिए। आप थे डॉक्टर कमल उसरी, जो कि रेलवे
कि जो तमाम जो राजनीति है उसके रेलवे के निजीकरण से जुड़े सवाल हैं उनको लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सारी गंभीर रूप से जो है बातचीत रखी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।